Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to study about the natural approach in English language teaching. As we studied almost some fundamental theories and methods of teaching English, so this is also one of the rising and emerging approach in the teaching of English language. So foreign language teaching. So this is also very important, and let me tell you about this. That it was first developed by Stephen Krishnan. He was a very good linguist and theorist who actually worked a lot with the help of Tracy Trial, another his companion. So they both worked on a naturalistic approach of language learning for the students. कि उन्होंने ना ये नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसीजर को बड़ी माइन्यूटली जो है देखना शुरू किया और इसको एक अप्रोच का नाम दिया. उन्होंने कहा कि बाकी सारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगी लैंग्वेज लर्निंग की या टीचिंग की, वो एक आर्टिफिशियल वे ऑफ यानी ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज है फ्रॉम to those students who are foreigners, के जो फॉरेनर्स हैं और वो दूसरी ज़ुबान सीखना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो हैं वो कहते हैं इतने इफेक्टिव नहीं है जितना नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. उन्होंने कहा है कि एन ए से मुराद, एन ए जो बार बार लिखा हुआ है इससे मुराद नेचुरल अप्रोच है. एन ए इज ए मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, और जहाँ एल जी लिखा हुआ है इससे मुराद लैंग्वेज है. लैंग्वेज टीचिंग विच एम्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन इनटू क्लासरूम. यानी क्लासरूम में जैसे एक नेचुरल प्रोसीजर होता है बच्चे के लैंग्वेज को एक्वायर करने का, लर्न करने का, तो इन्होंने ये कहा है कि वही तरीका जो है वो अप्लाई किया जाए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो फर्स्ट लैंग्वेज में होता है. कि बच्चा जो है बगैर किसी एफर्ट के और बगैर किसी आर्टिफिशियल जो है तरीके से एक नेचुरल वे से कोई भी जुबान जो है वो सीख जाता है. तो ये चीज़ जो है उन्होंने कहा यही चीज़ क्लासरूम में भी की जाए. यानी इसका मतलब ये है कि natural approach means in which language is acquired unconsciously by children through fluent communicative interactions with the parents in childhood and later with teacher. यानी बचपन में जैसे बच्चा खुद बहुत सीख जाता है ज़ुबान बोलना, कोई उसे पढ़ाई नहीं जाती, तो वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसे ही यानी कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन जो है करके ज़ुबान को सिखाया जाए. फिर SLAT से मुराद ये है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी, कि ये चीज़ जो है डिस्कसेस हाउ एंड बाय व्हाट प्रोसेसेस इंडिविजुअल्स रिक्वायर ए सेकंड लैंग्वेज. सेकंड लैंग्वेज जो कौन से प्रोसेस हो सकते हैं और कैसे जो है एक जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़ुबान सीख जाते हैं. तो इसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस जो है ना वो बताए स्टीफन क्रिशन. नंबर 1 उसका पहला हाइपोथेसिस द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, कि बच्चा जो है खुद ब खुद सीखता है, उसका एक एक्वायर्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर यानी लैंग्वेज मौजूद है जिसको उसने माहौल के साथ अटैच करके सीख जाना है. मॉनिटर हाइपोथेसिस, ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो मॉनिटर उसका जाग पड़ता है, यानी वो उसके अंदर एक सेंस काम करने लग जाती है कि कौन सा लफ्ज़ गलत है कौन सा ठीक है. मॉनिटरिंग उसका अपने दिमाग के अंदर है कि वो खुद सेलेक्ट करता है वर्ड्स, यानी एक वो है. तीसरा हाइपोथेसिस का नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है कि जो नेचुरल ऑर्डर कुछ भी नहीं करना, बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा.
द इनपुट हाइपोथेसिस के जिसमें बच्चे को कुछ इनपुट दी जाए, उसे लफ्ज़ दिए जाएं, उसे पहचान कराई जाए, वो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, यानी बच्चे को इनकरेजमेंट देकर, यानी जैसे हम टॉफ़ी देकर टॉफ़ी का नाम उसे याद दिलवा दें, इसी तरह गाड़ी में बिठा कर उसे गाड़ी का नाम याद दिलवा दें, तो ये इनपुट हाइपोथेसिस है कि उसे पता चल जाता है कि गाड़ी जो है उसका नाम क्या है। द इफेक्टिव फिल्टर मोटिवेशन जो है, इफेक्टिव फिल्टर थियरी में मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंग्जाइटी को चेक किया जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मोटिवेशन दी जाए, और मोटिवेशन जो है वो एंग्जाइटी को कम करती है। तो लिहाजा कोई बच्चे शाय होते हैं नेचुरली, तो लिहाजा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन दी जाए तो उनकी शाइनेस रफ्ता रफ्ता जो है विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे आर एबल टू रिड्यूस देयर गेट रिड ऑफ देयर शाइनेस इन लर्निंग लैंग्वेज और स्पीकिंग और इन देयर कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद इसका पर्पस ये होता है नेचुरल अप्रोच का कि इज डिज़ाइन टू डेवलप बेसिक, ये ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चा ज़्यादा बोले और लिखे। इट फोकसेस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें रीडिंग और राइटिंग जो है दो बहुत ज़्यादा जो स्किल हैं ये इग्नोर हो जाते हैं। स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर दिया जाता है। दूसरे दो स्किल होते तो हैं लेकिन इग्नोर होते हैं। फिर उसके बाद उसके फीचर्स नेचुरल अप्रोच के ये हैं कि नेचुरल अप्रोच फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग कम्प्रिहेंसिव एंड मीनिंगफुल इनपुट इन दी टारगेट लैंग्वेज। जो ज़ुबान सीखी जा रही है जिसको हम टारगेट लैंग्वेज का नाम देते हैं, उसको इसका फोकस ये होता है कि उसकी अच्छी इनपुट और मीनिंगफुल किस्म की इनपुट जो है वो दी जाए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लर्नर्स एट फर्स्ट ओनली लिसन, यानी वो सुनते ही रहते हैं, फिर एक ख़ास स्टेज तक सुनते रहते हैं, उनको बोलने का नहीं कहा जाता। फिर रफ्ता रफ्ता जो है दे फील दैट दे वांट टू से समथिंग, वो खुद ब खुद उनका बोलने का ना दिल करने लग जाता है। फिर लर्नर्स एट फर्स्ट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज फोकस ऑन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर गिवन टू द स्टूडेंट्स विच एक्चुअली help them to speak more and more, and in this way they are able to improve their communication skills. उनके जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट यूज इन द क्लासरूम में, जबकि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मदर टंग इस्तेमाल नहीं होती। इसमें कुछ स्टेजेस हैं। पहले स्टेज को यानी प्री प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें बच्चा सिर्फ जो है सुनता है। they actually children are made to listen more and more, and early production वो कि बच्चा जो है some struggle यानी करता है उसमें बोलने की, तो ताकि वो ज़्यादा जो है सेकंड लैंग्वेज को बोले। फिर थर्ड स्टेज एक्सटेंडिंग प्रोडक्शन होता है, जिसमें बच्चा जो है they are given some activities, and by involving into those activities they are able to say something about during those games or role play, or they are given some role in drama, in activities, कि उसमें इंस्ट्रक्टर रोल भी हो सकता है, पीयर रोल भी हो सकता है, गेम के अंदर मुख्तलिफ रोल होते हैं वो भी आदमी कर सकता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ स्टेजेस, ये जो इसमें बच्चा, सबका मकसद यही है कि बच्चा जो है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है लैंग्वेज सीखने लगे। इसमें टीचर का रोल ये होता है कि टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्प्रीहेंसिबल इनपुट इन द क्लास, यानी टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी से अच्छी इनपुट जो है वो बच्चों को दे। He is the prime source of providing each and everything to the students so that they are able to get what they need. Teacher must create comfortable classroom to special struggle effectively. ऐसे सिमरा स्पेशल स्ट्रगल, यानी बच्चे को क्लासरूम में अच्छा कर माहौल दो, दिया ताकि वो इफेक्टिवली चुप कर जाओ, मैंने कहा चुप कर जाओ, लैंग्वेज को सीख सके इफेक्टिवली। ये उनका टीचर का फर्ज है कि वो अच्छा माहौल जो है उनको प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद लर्नर्स का रोल ये है कि दे टेक एन एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग कम्प्रीहेंसिबल इनपुट और डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पीच एंड व्हेन अपग्रेड। यानी लर्नर का रोल ये है कि वो
एक्टिव होकर रहे, अपनी इनपुट को, उनके इनपुट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, उसे मेमोराइज करे और खुद ही डिसाइड करे कि इसको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। इसका एडवांटेज ये है नेचुरल अप्रोच का, एन इफेक्टिव वे इन क्रिएटिंग लर्नर्स टू बी कॉम्पिटेंट इन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली। ये बहुत अच्छा अंदाज है ये। दिस इज वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज। इट इज बिकॉज students are made to learn a language in a natural environment, almost near to native linguistic environment, यानी ऐसे जैसे कोई यानी लैंग्वेज का प्रॉपर माहौल होता है उसमें यानी उसको उनको प्रोवाइड किया जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ख़ुसूसन पाकिस्तानी अगर सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो टीचर्स आर नॉट एक्चुअली एबल एनफ टू support their students to speak English. Sometimes even teachers are not able to speak English, but and the students are better able to speak English. So in that context, teachers avoid adopting such a type of approach to teach their students directly. यानी वो इस तरह की जो बहुत सारे टीचर जो हैं उनकी इनकम्पिटेंसी ज़्यादा है या वो शाई हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते, जिसकी वजह से ये जो अप्रोच है पाकिस्तान में it may not be successful, not fully, but there are many teachers who are not able to speak English, जिसकी वजह से ये अप्रोच प्रॉब्लमेटिक हो सकती है टीचर्स के लिए। फिर दूसरा ये कि एनए और टीपीआर, एनए से बड़ा नेचुरल अप्रोच और टीपीआर से टोटल फिजिकल रिस्पांस, यानी नेचुरल अप्रोच जो है उसकी डिमांड है कि वो टोटल फिजिकल रिस्पांस जो है स्टूडेंट से डिमांड करती है कि unless and until students are not able to, unless and until they are able to produce a complete response which is required according to the situation, अगर वो रिस्पॉन्स ना करें तो ये अप्रोच जो है कामयाब नहीं होगी। तो लिहाजा इसको कामयाब बनाने के लिए फिर वो टीचर जो हैं वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकें। जितना रिस्पॉन्स करेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी जितना शामिल होगा उतना ही स्टूडेंट एक्टिवली वो उसको सीखेंगे। फिर नेचुरल अप्रोच डायरेक्ट मेथड के साथ देखी जाए तो वो ये होगा कि डायरेक्ट मेथड भी चूंकि एक डायरेक्ट वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज होता है, इसलिए नेचुरल अप्रोच जो है वो भी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, so they have a lot of things in common, बहुत सारी चीज़ें उनके दरमियान कॉमन है। तो नेटिव लैंग्वेज जो है वो दोनों में इस्तेमाल नहीं होती ज़्यादा। डायरेक्ट मेथड में फिर भी कहीं ना कहीं आदमी जो है वो नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो नेचुरल अप्रोच है इसमें there is no chance of using native language, mother tongue, because they think that if using mother tongue, so that may not be useful. It may be hindering in the acquisition of language learning. ये जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में ये एक हिंडर साबित हो सकती है, रुकावट साबित हो सकती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था नेचुरल अप्रोच का। उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे। ये बड़ा आसान है नेचुरल अप्रोच को, चंद एक चीज़ें पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। स्लाइड्स में भी मैं आपको स्लाइड्स भेज देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, ये भी मैं आपको भेज दूँगा, आप बार बार सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तो ओके सर, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।